अगर हम भारत में 3 लैंग्वेज सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो पंजाब में अरुण सर हिंदी पढ़ाते होंगे, अंग्रेजी क्या क्या पढ़ाते हैं? पंजाबी, पंजाबी और हिंदी अंग्रेजी, ठीक, संस्कृत। आप बताइए, अल्टीमेटली 3 भाषाओं को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? यही ना कि उनको 3 भाषाओं की जानकारी हो जाए, उनको ग्रामर पता हो, उनको लिखना पढ़ना बोलना पता हो। हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ाते हैं? तुलसीदास जी का लिखा हुआ रामचरितमानस इतना बढ़िया हिंदी का ग्रंथ है, अगर उसको स्कूलों में लगा दिया जाए तो बच्चा हिंदी भी सीखेगा, व्याकरण भी सीखेगा, राम के आदर्श को सीखेगा, भरत के आदर्श को सीखेगा, लक्ष्मण के आदर्श को सीखेगा, माता पिता के बीच में कैसे संबंध होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में कैसे संबंध होना चाहिए, भाई भाई के बीच में कैसे संबंध होना चाहिए, उसको सीखेगा कि नहीं सीखेगा? और अच्छी बात यह है कि हर साल वो किताब बदलेगी भी नहीं, तो पेरेंट्स के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा, क्योंकि रामचरितमानस तो फिक्स हो गई, वो बदलने वाली नहीं। संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ाना? वाल्मीकि जी का रामायण संस्कृत में है, वेद हमारे संस्कृत में। अरे पूरा नहीं पढ़ा सकते, थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े, कुछ ऋचाएं फर्स्ट में, कुछ ऋचाएं सेकंड में, कुछ ऋचाएं थर्ड में, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाए। भाई रामचरितमानस में 7 अध्याय है, अगर दूसरी से एक एक अध्याय पढ़ाया जाए, 8वीं पास करते करते बच्चा पूरा रामचरितमानस पढ़ चुका हो। वाल्मीकि रामायण में 7 अध्याय है, दूसरी से संस्कृत में शुरू कर देते, संस्कृत में अगर एक एक अध्याय पढ़ाए, 8वीं करते करते पूरा वाल्मीकि रामायण पढ़ चुका हो। अंग्रेजी पढ़ा रहे, अंग्रेजी में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे? पूरी दुनिया में भगवत गीता का इतना बढ़िया ट्रांसलेशन अंग्रेजी में उपलब्ध है हमारे पास। 18 अध्याय है, अगर 3-3 अध्याय के क्लास में पढ़ाएं तो 6 साल में पूरी पूरी भगवत गीता कंप्लीट, यानी 8वीं पास करते करते जब तक बच्चा 9वीं में आएगा, उसको भगवत गीता का भी पूरा ज्ञान होगा। पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि किताब तो बदलेगी नहीं, भगवत गीता बदलेगी ना, रामचरितमानस बदलेगा ना, वाल्मीकि रामायण बदलेगा। भारत की संस्कृति भी बच्चा सीखेगा, भारत की परंपरा भी सीखेगा, हमारे आदर्शों को सीखेगा, और ये जो जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ है, जो झगड़ा चल रहा है, ये भी बंद हो जाएगा। इसलिए अगर हमसे कोई पूछे तो मेरा यह मानना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा जरूरी है यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड। और यह संभव है, यह पहले था, पहले चल रहा था। ये जितनी विसंगतियां आई पिछले 1000 साल में आई, नहीं तो पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था, यूनिफॉर्म सिलेबस था, 1 नेशन 1 सिलेबस था। अब आप सोच रहे हो आज की डेट में कैसे हो सकता है? अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? जोर से बोलिए जरा भाई। अभी रेलवे कैसे चलती है? दिल्ली में एक रेलवे का हेडक्वार्टर है और जगह जगह उसके जोनल रेलवे के ऑफिस है। ऐसे दिल्ली में एक एजुकेशन बोर्ड होगा, भारतीय शिक्षा बोर्ड, और जगह जगह उसके भारतीय शिक्षा बोर्ड के हर राज्य में उसके ऑफिस हो जाएंगे। अगर 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है, तो 1 नेशन 1 सिलेबस क्यों नहीं हो सकता? 1 नेशन 1 करिकुलम क्यों नहीं हो सकता? बंगाल और पंजाब की मैथ एक हो सकती है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। बंगाल और पंजाब की फिजिक्स एक हो सकती है कि नहीं? केमिस्ट्री एक हो सकती है कि नहीं? जूलॉजी एक हो सकती है कि नहीं? बॉटनी एक हो सकती है कि नहीं? हिंदी एक हो सकती है कि नहीं? संस्कृत एक हो सकती है कि नहीं? अंग्रेजी एक हो सकती है कि नहीं? तो बचा क्या? हाँ, राज्यों को 2 विषय दे दीजिए, एक लोकल ज्योग्राफी पढ़ा ले, एक लोकल हिस्ट्री पढ़ा ले, एक लोकल कल्चर पढ़ा ले, तो 2-3 किताब राज्यों को दे सकते हैं। तो भाई ठीक है, पढ़ाने की बात है तो ठीक है, अपने अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे। पंजाब वाला पंजाबी में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े। ये सिलेबस करिकुलम अलग अलग क्यों होना चाहिए? ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये तो सीबीएसई बोर्ड अलग चल रहा है, आईसीएसई बोर्ड अलग चल रहा है, और बाकी स्टेट बोर्ड अलग चल रहे हैं। आप कायदे से देखिए, प्रियम्बल को ध्यान से पढ़िए। यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी तब आएगी जब इक्वल सिलेबस होगा, इक्वल करिकुलम होगा। यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन तब आएगा जब 1 नेशन 1 सिलेबस होगा, 1 नेशन 1 करिकुलम होगा। भारत की भाईचारा तब बढ़ेगा जब नफरत सिखाने वाले स्कूलों को बंद किया जाएगा। भारत में ऐसे भी स्कूल हैं जहां सिखाया जाता है, न भारत को मानो, न वंदे मातरम को गाओ,
न होली मनाओ, न दिवाली मनाओ, न त्योहार मनाओ, न रक्षाबंधन मनाओ। स्वतंत्र भारत में स्कूल चल रहे हैं, वो देश की एकता अखंडता को बढ़ा रहे हैं या एकता अखंडता को नष्ट कर रहे हैं, बताइए जरा। फिर भी हम सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है भैया, तो संविधान ने कहा है आर्टिकल 30 में स्कूल खोलने के लिए, तो खोल सकते हैं। अरे आर्टिकल 30 में स्कूल खोलने के लिए बोला हुआ, ये थोड़ी बोला कि आर्टिकल 30 में पढ़ाना क्या है। यहां पे जितने लोग लाके बैठे हो, एक बार आर्टिकल 30 को खोल के पढ़िएगा। आर्टिकल 30 में यही तो बोला कि भाई अपनी पसंद का स्कूल खोल सकते हैं, वो स्कूल चला सकते हैं, लेकिन क्या पढ़ाना ये तो सरकार को तय करना चाहिए। नफरत का अधिकार थोड़ी मिल सकता है, नफरत सिखाने का अधिकार थोड़ी मिल सकता है, अलगाववाद सिखाने का अधिकार थोड़ी मिल सकता है। भारत के प्रियम्बल में के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हुआ। नाइनटीन 1976 में, इसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। ध्यान से सुनिए, मार्च 1976 में लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया। 75 से इमरजेंसी घोषित हो गई और 76 मार्च में लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया। लोकसभा का टेन्योर पूरा होने का मतलब, उसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं विल ऑफ द पीपल खत्म हो गई। हम लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा डायरेक्ट चुने हुए लोग होते हैं, तो संसद में वो जो कुछ करते हैं उसको कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में, वो विल ऑफ द पीपल, वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 76 के मार्च में जब लोकसभा का टेन्योर खत्म हो गया, इसका मतलब विल ऑफ द पीपल भी खत्म हो गया। इमरजेंसी चल रही है, सारे विपक्षी नेता जेल में हैं, मीडिया का बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया। उस समय जितने अखबार थे सबका बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया। जो थोड़े मजबूत अखबार थे, जिनके पास थोड़ा धन था, वो किराए के डीजल का इंजन लेके जनरेटर चला के पेपर छाप रहे थे। और दिसंबर में 42वां संविधान संशोधन अमेंड करके इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ दिया गया। न विल ऑफ द पीपल है, न लीडर अपोजिशन पार्टीज है, न कोई डिस्कशन, न कोई डिबेट, मनमाने तरीके से। हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। मैं सोशल सेकुलर शब्द का विरोधी नहीं हूं, सोशलिस्ट शब्द का विरोधी नहीं हूं, न मैं समाजवाद का विरोधी हूं, न मैं पंथ निरपेक्षता का विरोधी हूं, लेकिन जिस तरीके से जोड़ा गया उसका विरोधी हूं। और दूसरी बात, इसकी जरूरत भी नहीं है। हमारे संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मैं उदाहरण बताता हूं आपको। मामा अलग व्यक्ति होता है और मौसा अलग होता है, एक ही होता है? जोर से बोलिए जरा। चाचा अलग होता है या वही चाचा भी होता है? तो हमारे यहां चाचा को चाचा बोलते हैं, मामा को मामा बोलते हैं, मौसा को मौसा बोलते हैं, फूफा को फूफा बोलते हैं। चारों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो चारों के लिए हमारे पास अलग अलग शब्द भी है। चाची को चाची कहते हैं, मामी को मामी, मौसी को मौसी, बुआ को बुआ। चारों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो चार हमारे पास शब्द भी है। अंग्रेजी में इन चारों को क्या बोलते हैं? मामा, मौसा, चाचा, फूफा को, और चाची, मामी, बुआ और आंटी, मौसी, आंटी। अब ये बताइए, अंकल कहना ज्यादा अच्छा है या चाचा, मामा, मौसा, बुआ कहना ज्यादा अच्छा है? अगर क्लैरिटी है तो ज्यादा अच्छा है ना। अरे जब भारत का संविधान में हमारे पास चाचा, मामा, मौसा, बुआ के लिए अलग अलग आर्टिकल है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव मत करना, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर देना, 17 कहता है छुआछूत मत करना, आर्टिकल 21 कहता है सबको जीने का अधिकार है सम्मान के साथ, आर्टिकल 25 कहता है सबको अपने अपने रिलीजन का भी प्रैक्टिस करने का अधिकार है। आर्टिकल मतलब सारे फंडामेंटल राइट जब सबको समान है, तो फिर ये सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ के फायदा क्या होगा?